मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिस तरीके से एक एसएससी अपनी आईटीआर को फिल करता है ऑनलाइन, वैसे मैनुअली भी कर सकता है, तो ऑनलाइन फिलिंग के बारे में आपने लास्ट वीडियो में देखा है। सिमिलरली टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो डिडक्टर है जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी भी बाकायदा रिटर्न फिल की जाती है ऑनलाइन। तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो टैक्स डिडक्टर कौन है? जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है। आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देने से पहले जो भी आपका टैक्स बनता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो काट कर रख लेगा, बाकी का पैसा आपको दे देगा। और जो वो काट कर अपने पास रखेगा वो एक्चुअली अपने पास रखने के लिए नहीं है, वो सरकार के ख़जाने में यानी ट्रेजरी में जमा कराने के लिए है, राइट। तो वो पर्सन कौन हुआ? एम्प्लॉयर तो आपका है ही है, लेकिन टैक्स डिडक्टर भी है, राइट। और आप कौन हैं? आप एम्प्लॉय हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जब आप कहीं से इनकम ले रहे हो तो इनकम देने वाला आपकी इनकम पर जो भी टैक्स बनता है या फिर जिसके ऊपर टीडीएस काटना अनिवार्य है, कंपलसरी है, इन दैट केस वो टैक्स डिडक्ट करेगा एंड देन उसको डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में। ठीक है, हो गया? यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि जो टाइम लिमिट क्या है उस पैसे को जमा कराने की। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, जो पैसा उसने हमसे काटा टैक्स का, वो उसकी ड्यूटी क्या है, वो कब तक जमा कराएगा। यहाँ पर दो पार्ट्स किए गए हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि अगर टैक्स डिडक्शन गवर्नमेंट के बिहाफ पर किया गया है या गवर्नमेंट ने ही किया है। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो टैक्स डिडक्टर गवर्नमेंट ही हुई ना, क्योंकि आप सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। तो सरकार आपका टैक्स काटेगी, कि एम्प्लॉयर कौन है? आपकी सरकार है। ठीक हो गया? यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि अगर सरकार नहीं है, कोई और डिडक्टर है। तो पहले हम सरकारी बात कर लेते हैं, सरकारी तरीके में क्या सीन रहेगा। गवर्नमेंट जब आपका टीडीएस कट करती है तो देयर आर टू थिंग्स। ऐसे ही नीचे भी दो पार्ट्स हैं, उसी के सब पार्ट्स हैं। जैसे अगर टैक्स चालान, इनकम टैक्स चालान होता है, जब आप टैक्स पे करते हो तो कई बार आप इनकम टैक्स चालान के थ्रू पे करते हो, ठीक है। तो अगर इनकम टैक्स चालान के बगैर टैक्स आपने पे किया गया है, मैंने आपको, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, मैंने आपको चालान के बगैर ही टैक्स दे दिया एक तरीके से, ठीक है ना, राइट। विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चालान टैक्स पे किया गया है, तो ऑन द सेम डे का मतलब चालान के बगैर अगर टैक्स पे किया गया होगा तो सेम डे टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए ट्रेजरी में, क्योंकि ये सरकार ही काट रही है एक तरह से, तो उसके लिए इजी रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर चालान के साथ है, चालान के साथ टैक्स जमा किया गया है, तो ध्यान रखना जिस महीने आप टैक्स काटोगे, मतलब जिस महीने टैक्स एक तरीके से काटोगे का मतलब उसने पे किया ना आपको, राइट। आपने टैक्स काटा तो किसी ने आपको टैक्स दिया है ना, तभी तो टैक्स काटा आपने टैक्स काटने के बाद ही तो इनकम उसको दी है। तो कहने का मतलब होता है कि उसने टैक्स पे कर दिया ना आपको, उसका मतलब हम यहाँ पर टैक्स पेड का मतलब ये लगा के चलो। तो जब उसने टैक्स पे किया तो जिस महीने उसने पे किया उस महीने से अगले महीने के 7 दिन, मान लीजिए जुलाई में हमने टैक्स काटा, जुलाई के बाद अगला महीना आता है अगस्त, तो 7 अगस्त तक हमें ये डिपॉजिट कराना है। फिर से बता रही हूँ, पहली तो बात, पहला पार्ट था गवर्नमेंट के पार्ट पे क्या होगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स डिडक्टर है, नाउ देयर आर टू थिंग्स। नंबर 1, अगर चालान के बगैर दिया गया है तो सेम डे आपको डिपॉजिट करना है टैक्स। अगर चालान के बगैर है, चालान के साथ है, तो जिस मंथ टैक्स पे किया जाता है उसके अगले महीने 7 दिन के अंदर विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टैक्स इज़ डिडक्टेड। क्लियर हो गया? कोई भी महीना, ऐसा नहीं है कि किसी भी महीने में टैक्स पे किया जाता है, वो भी एक तरीका होता है, अभी वो भी बताएंगे। तो ये सीन रहेगा। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं दूसरे पोर्शन पे, अदर डिडक्टर्स, यानी अगर गवर्नमेंट आपकी डिडक्टर नहीं है तो कोई प्राइवेट पर्सन या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। नाउ देर आर ऑल्सो 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज़
नंबर 1 में उसने एक तो मार्च ले लिया है। मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं अगर तो मार्च में किया है तो रूल के हिसाब से तो 7 डेज 7 अप्रैल बनता है ना। लेकिन हम 7 अप्रैल नहीं मानेंगे। अगर मार्च में टैक्स पे किया गया है तो 30 अप्रैल मिलता है आपको। यहाँ पूरा महीना मिल जाता है आपको टैक्स जमा कराने का। मार्च के केस में आपको हमेशा 30 अप्रैल का टाइम मिलेगा, और किसी महीने के केस में होगा ना तो 7 डेज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी ऊपर वाला जो 7 डेज़ वाला फॉर्मूला चेक किया था ना, ये यहाँ पे कहाँ गए हम, हाँ ये वाला पॉइंट नंबर 2 दिस वन, ये रहा राइट, दिख रहा है आपको, विद इन 7 डेज़, और यहाँ पे भी विद इन 7 डेज़, ये सेम है। तो गवर्नमेंट में और नॉन गवर्नमेंट में फ़र्क सिर्फ चालान का रह गया। गवर्नमेंट में चालान के साथ और चालान के बगैर था, यहाँ पे मार्च है और कोई और महीना है। फ़र्क ये है, चालान के साथ करते थे तो 7 डेज़ के अंदर अंदर अगले महीने के 7 डेज़ तक, और चालान के बगैर करते थे तो सेम डे करते थे। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि अगर आप मार्च में करते हो तो 30 अप्रैल तक का टाइम मिला हुआ है, और अगर आप ने टैक्स किसी और महीने काटा है, मतलब उसने किसी और महीने टैक्स आपको पे किया है, देन आपको अगले वही 7 दिन मिलेंगे। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। आपको टैक्स कैसे डिपॉजिट कराना है, मतलब कितने कब तक कराना है, वो क्लियर हो गया। अब एक्सेप्शन पे आ जाते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद क्या है। असेसिंग ऑफिसर जो है वो अप्रूवल ले सकता है जॉइंट कमिश्नर से, और जॉइंट कमिश्नर उसको अलाउ करेगा कि भाई आप जो टीडीएस है, टीडीएस की पेमेंट है क्वार्टरली कर सकते हो। समझ में आया। तो क्वार्टरली पेमेंट भी की जा सकती है। अब वो किस किस केस में की जा सकती है, सैलरी के केस में की जा सकती है। ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो ना, तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपके सैलरी पर काटे हुए टीडीएस को क्वार्टरली जमा कराता है, दैट इज़ सैलरी के अंदर। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, अगर सिक्योरिटी के अलावा कोई इंटरेस्ट है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट है, वहाँ पे भी क्वार्टरली पेमेंट होगी। इंश्योरेंस कमीशन के केस में, कमीशन और ब्रोकरेज के केस में, इंश्योरेंस कमीशन भी है और बाकी के कमीशन भी हो गए। अंडर सेक्शन दिस, अगर ये सेक्शन है बाकायदा, जैसे सैलरी का सेक्शन 192 है, इसका सेक्शन ये हो गया, जो 4 आइटम हो गए ना, 1, 2 और इंश्योरेंस कमीशन 3 और बाकी कमीशन 4, चारों का उसने सेक्शन दे दिया है। अब ये 7 जुलाई, 7 अक्टूबर, 7 जनवरी, 30 अप्रैल कैसे है। देखिए, क्वार्टर अगर हम बात करते हैं, अप्रैल से मैं अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करती हूँ, अप्रैल मई जून, ठीक हो गया। आपका एक क्वार्टर जून में ख़त्म हुआ। जून में आपने क्या किया, क्वार्टरली देना है ना मुझे। जिस महीने मेरा क्वार्टर पहले वाला ख़त्म होगा, जून में ख़त्म हुआ 30 जून, तो अगले महीने के 7 दिन 7 जुलाई तो बनते हैं। हो गया क्लियर। फिर आ जाओ, जून हो गया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में ख़त्म हुआ। सितंबर के आगे क्या आता है, अक्टूबर के 7 दिन, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ख़त्म हुआ। उसके अगले 7 दिन आते हैं 7 जनवरी। फिर आगे दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च ख़त्म हुआ। लेकिन मार्च के बाद आपको क्या बताया था, मार्च के बाद आपको 7 अप्रैल नहीं करना, 30 अप्रैल करना है। सो क्लियर हो गई ये बात, रटा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कभी भी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं वो चीज़। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, हमें एक्सेप्शन भी पता लग गए हैं। अब कहता है टैक्स डिडक्टर को, अब भाई टैक्स काट रहे हो आप, ये मत सोचो कि आप टैक्स पे कर रहे हो तो रिटर्न सिर्फ आपको ही भरनी है, एसएससी को ही भरनी है। नहीं, एसएससी तो भर ही रहा है अपनी रिटर्न, है ना। लेकिन जो टैक्स काटता है आपका टैक्स डिडक्टर जो है, वो बेचारा भी रिटर्न भरता है। मत सोचो कि आपके पास काम है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास भी बहुत काम है। ठीक है, तो क्या करना है उसने भी रिटर्न फिल करनी है, राइट। टीडीएस जो काटा है उसको इलेक्ट्रॉनिकली करनी है, क्वार्टरली स्टेटमेंट करनी है, उसकी स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स करना है। ठीक है ना, मतलब कह रहे हैं कि क्वार्टरली रिटर्न उसको भरनी है। सैलरी के केस में देखते हैं, फॉर्म होगा एक, जैसे हमने फॉर्म भरा है ना, ITR 1, 2, 3, 4, हम अपने ITR कैसे भरते हैं। लेकिन टीडीएस भरने के लिए टीडीएस का
रिटर्न भरने के लिए सैलरी के केस में टीडीएस है तो फॉर्म 24 क्यू भरा जाएगा, कोई और इनकम है तो फॉर्म 26 क्यू भरा जाएगा। और इमूवेबल अगर प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है कि जब आप कोई जैसे प्लॉट ख़रीदा है, आपने मकान ख़रीदा है, ठीक है, उस केस में आपका जब आप ख़रीदते हैं तो जब आप सेलर को पैसा देते हो ना, तो सेलर को बाकायदा आप सेलर से बाकायदा टीडीएस डिडक्ट करेंगे और ये उसकी ड्यूटी है डिडक्ट करने वाले की कि वो डिपॉजिट कराएगा, है ना। तो ये ऑब्वियसली ये एक प्रोसीजर होता है जब भी कोई सेल परचेज़ होता है प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उस केस में भी टीडीएस डेफिनेटली बनेगा। एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर हम बात कर रहे हैं तो चालान कम स्टेटमेंट भरा जाता है, फॉर्म 26 क्यू भी है, यानी सैलरी का 24 क्यू ए क्यू हो गया, सॉरी ए क्यू नहीं 24 क्यू हो गया, और किसी उसमें 26 हो गया, और इसमें 26 क्यू भी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और अमाउंट ऑफ टीडीएस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए, मतलब उनके फेवर में आपने टीडीएस काटवाना है 30 डेज़ के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज़ मेड। ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, बाकी सबका क्लियर हो चुका है हमारे को। 7 अक्टूबर और सारी चीज़ें हमने देख ली थी, ठीक है ना। ओके जी, तो अभी कह रहा है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस। अभी ये जो डेट थी ना बच्चों, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कहाँ गई वो डेट्स। हाँ, ये 7 जुलाई, 7 अक्टूबर, 7 जनवरी, 30 अप्रैल, ये टीडीएस जमा करवाने की डेट थी और ये टीडीएस का रिटर्न भरने की डेट है। दो अलग अलग बातें हैं, आप दोनों डेट्स को इकट्ठा मत कर देना, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एक मैंने टैक्स भरा है और एक मैंने टैक्स भरने की आईटीआर भरी है, मतलब मैंने आईटीआर का मतलब मैंने रिटर्न भरी है। रिटर्न मतलब एक स्टेटमेंट है जो उसमें आप सारी क्लैरिटी देते हो सरकार को कि आपकी कौन कौन सी इनकम है और आपको कहाँ आप जो है कितना टैक्स पे कर चुके हो और कितना आप पे करोगे या करने वाले हो या करोगे या कर चुके हो। तो यहाँ पे भी टीडीएस तो काट लिया आपने और इसकी डेट्स के अकॉर्डिंगली जमा करा दिया, ठीक है। और इस फॉर्म में जमा करा, फॉर्म फुलफिल करने का जो फॉर्म है वो ये है। और डेट क्या है अब वो देख लेते हैं। पहला क्वार्टर आपका वही 30 जून को ख़त्म हुआ, तो टीडीएस पे करने की डेट तो मेरी 7 जुलाई थी ना, लेकिन ये मिलेगा मुझे पूरा ड्यू डेट 31 जुलाई तक। ड्यू डेट तो 31 जुलाई है, लेकिन आपको रिवाइज डेट भी मिल जाती है 15 अगस्त तक की। मैंने 7 जुलाई जानबूझ के लिखा है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। पेमेंट और टीडीएस मैंने क्लियर कर दिया है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। फिर से बता रही हूँ, पहला क्वार्टर 30 जून को, 31 जुलाई तक आपको टीडीएस का फॉर्म फिल करना है। रिवाइज्ड अगर आप भरोगे तो 15 अगस्त तक आपको और टाइम मिल जाएगा। सिमिलरली 30 सितंबर, अगला हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर में ख़त्म हुआ। पेमेंट करते तो अक्टूबर तक करते, 7 अक्टूबर तक, यहाँ 31 अक्टूबर, और फिर 15 दिन और ले लो, 15 नवंबर। अक्टूबर के बाद 15 दिन और ले लो ना, फिर आ जाओ दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 7 हो गया उसका, 7 जनवरी उसका पेमेंट का टाइम हो गया और पूरा 1 महीना आपको मिला जनवरी तक का ये, और 15 फरवरी हो गया, ठीक है। 15 फरवरी कैसे हुआ, आपने 15 दिन और ऐड कर लिए। 31 जनवरी में 15 दिन ऐड कर लो ना। और 31 मार्च मिला, कैसे मिला, दिसंबर के बाद, पूरा 31 दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च। यहाँ पर आपको अगला पूरा महीना नहीं मिला, आपको 2 महीने मिल गए हैं। जैसे वहाँ पे आपको 7 दिन की बजाय 30 अप्रैल मिला ना, ये देखो 30 अप्रैल मिला हुआ है ना पेमेंट का। तो जब आपने पेमेंट 30 अप्रैल तक की है तो आपको 30 अप्रैल से काउंट करके 1 महीना मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ से काउंट करते थे ना, ठीक है, पहले 3 में तो यहाँ से काउंट करना है 1 महीना, और 31 मार्च के केस में आपको यहाँ 30 अप्रैल से काउंट करना है, यानी 1 महीना। 31 मई हो गया और 15 दिन आपको फिर रिवाइज डेट के मिल जाएंगे, 15 जून हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब तक थोड़ा सा यही होता है कि अगर हम उस चीज़ के प्रैक्टिकली टच में हैं तो मिनटों का काम है हमारे लिए, क्योंकि हम हाथ से कोई चीज़ करके देखते हैं तो फटाफट हमको समझ में आ जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें सब स्पेशली होती हैं, जो कंप्यूटराइज चीज़ें हैं, जो आपको ऑनलाइन
इस तरीके से करके देखनी है। जब तक करके नहीं देखोगे तब तक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट वीडियो में हमने बात की ITR कैसे भरनी है, ITR के फॉर्म कौन कौन से हैं। उसके बाद इसमें हमने देखा कि TDS का फॉर्म कौन सा है, TDS कब कब जमा कराना है, TDS की फिलिंग डेट क्या है, TDS के ITR की फिलिंग ITR नहीं सॉरी TDS की फिलिंग डेट क्या है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का जो फॉर्म है वो आप रिटर्न का कब भरते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।